समझ में आ रहा है? अभी तक अल्टरनेटिंग करंट तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसको फॉर्मूला ना आता। नेक्स्ट मीटिंग में सबसे पहले यही होगा, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, दिव्या और अंकिता आपकी कैटेगरी कौन सी है बच्चे? ओबीसी। ओबीसी, आपको भी दिव्या जितना एफर्ट ही डालना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं रहता जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में। ठीक है, तो पहले लेकिन आप फॉर्मूला बेस्ड पे फोकस करो, उसके बाद आपको भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आप चारों का नाम तो बी टू में, और तो मेरे ख्याल नहीं था, मेरे को ज्यादा B1 वाले मिले थे। और कोई है क्या जिसका मेरे साथ वाइवा हुआ था? आर्यन, अंकुश, अंकिता, दिव्या, यही 4 थे। एक अंकिता और है, वो शायद है सर, है एक और। चलो कोई बात नहीं, सर 1 में होगी। हाँ ठीक है, और बाकी सब जो B2 में है, आपके साथ भी वाइवास तो होते ही रहते होंगे ना टीचर्स के, जैसे केशव का शायद पीयूष सर ने लिया था, है ना? पीयूष सर ने लिया था ना? हाँ, तो आप लोग भी वैसा ही फोकस करें। जिसको सबको तो वाइवा में नहीं ले सकता ना, तो सबको लेकिन अपनी अपनी कमजोरियां पता है। तो जिसको फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है, जिसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो वो हाई लेवल पे जाने का कोई फायदा नहीं है बच्चे। अभी पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर करो कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चंस निकल जाएं जो बिल्कुल सीधे साधे क्वेश्चंस हो, जिसमें सिर्फ क्या पुट करना हो, फॉर्मूला और वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाए। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है। तो पहले इनके ऊपर फोकस करो, उसके बाद तुम किस पे ऊपर फोकस करोगे बच्चे? जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिनमें थोड़ा सा और दिमाग लगना पड़े। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो अब नेक्स्ट जो चैप्टर्स चल रहे हैं AC के बाद, जितने भी चैप्टर है अभी तक अक्टूबर तक, वो पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होंगे, और कोई भी बच्चा मिस मत करना। उसके अंदर से बहुत सारा मेजर पोर्शन आता है JEE का। ये लास्ट के अब जो 3 चैप्टर में करा हुआ, ड्यूअल नेचर, EM वेव्स, और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और एक और था हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। ये आएंगे तो फॉर्मूला, पहले 3 तो जरूर आएंगे। सेमीकंडक्टर्स में से कम आता है, लेकिन बाकी सब में तो अच्छा खासा आ जाता है, और जरूर आते हैं, और सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड जाते हैं। JEE पिछले वाला JEE जो था, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एक शिफ्ट में, तो सारे का सारा बहुत सारा पोर्शन आया था मॉडर्न फिजिक्स का ही, जो भी हमारा चलेगा आगे। क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑप्टिक्स कितना आता है? क्या कह रहे हो? ऑप्टिक्स का बच्चे आता तो है, देखो, लेकिन अगर हम ऑप्टिक्स अभी करने लग जाएंगे ना, तो हमारा बाकी सारा छूट जाएगा। ऑप्टिक्स क्या है सर? ऑप्टिक्स है तो सही अच्छा खासा, बट ऑप्टिक्स में एफर्ट भी ज्यादा है। एक ऐसी चीज है, देखो, कोई ऐसी चीज जो मान लो आ रही है 7 नंबर की, लेकिन उसके लिए मेरे को 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगाने पड़े। एक ऐसी चीज है जो आ रही है 7 नंबर की, लेकिन मेरे 2 दिन में काम हो जाए, तो मैं कौन सी चीज प्रेफर करूंगा? 2 दिन 2 दिन वाले में ना। तो हम इसीलिए पहले मॉडर्न फिजिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑप्टिक्स करेंगे। ठीक है? हाँ यस सर। चलो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था इस चैप्टर का, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। याद है सबको? यही रह गया था। यस सर। यस सर। चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आज लाइट काम रहे, ज्यादा काम नहीं करवाएंगे आज। ठीक है, तो थोड़ा सा ही चैप्टर रहेगा, बिल्कुल ज्यादा काम नहीं है आज। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे बच्चे न्यूमेरिकल्स जो है ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कल वाला। हालांकि कल वाला इससे भी कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। हमने जो जो पढ़ लिया फटाफट बताओ। कल क्या पढ़ा था सर हमने? रेजोनेंस। यस सर। तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है सर? हाँ, XL इज इक्वल टू XC। वेरी गुड। और Z इज इक्वल टू R, और I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R, and I and V will be in the सेम फेज। सेम फेज।
Because the circuit is pure Resistive. और दूसरी बात एंगुलर जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंस के लिए वो क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो हर्ट्ज में कितनी होती है? 1/2 पाई अंडर रूट एल। करंट कैसा होता है सर? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। और इम्पीडेंस कैसा होता है? मिनिमम, जो कि किसी आर की, राइट। अच्छा, अब बाद में बात किए थे हमने क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर को ग्राफ से कैसे देख के पहचान पाऊंगा? ग्राफ की क्या पता लग जाए मुझे? अगर शार्प, जितनी ज्यादा शार्पनेस उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर। ऐसे फैक्टर का फॉर्मूला क्या था बच्चे? ऊपर क्या आता था? 1/r। वो तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या था उसका? जो तुमने बोल दो वो भी बोल दो चाहे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे? R/L। और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सब कुछ सोल्व करके क्या आता था? 1/r √L। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ये सब था हमारे पास। हायर द बैंडविड्थ लोअर विल बी द क्वालिटी फैक्टर। तो इसकी ट्यूनिंग वगैरह बात कर रही थी हम। ट्रांजिस्टर में कौन सा कंपोनेंट चेंज करते हैं? कैपेसिटर। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब हम बात करेंगे, वेरी गुड, सही सपने से बात की, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर है क्या चीज? सर जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करने का, कन्वर्ट करने के लिए। वेरी गुड। और ट्रांसफॉर्मर है ना, ट्रांसफर कर देना पहले वाले को, चेंज कर देना पहले वाले को। अगर वो हाई वोल्टेज में है तो लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज में है तो हाई वोल्टेज में। और ट्रांसफर भी करना उसको, साथ में ट्रांसफर भी करना। एक पावर सोर्स, एक सोर्स से डिफरेंट जगह पर ट्रांसफर करना, ये भी हो सकता है। और चेंज भी कर सकते हैं। डीसी के साथ क्या दिक्कत आती थी? डीसी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उसको ट्रांसफर करने में दिक्कत होती थी। लेकिन पावर सोर्स का यहाँ पे एसी सर्किट जब आ गए, एसी की जब बात होने लग गई, तो देखो कितनी आसानी से ट्रांसफर हो रहा है। एसी पावर स्टेशन में बनता है जाकर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट जो भी होएगा हमारा, है ना, जहां से हम ले रहे हैं। क्या हमारे मेरे पीछे है क्या बिजली बन रही है और यहीं पे आ गई सीधा? ऐसा तो नहीं हो रहा ना? ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, दिखते हैं ना रास्ते में हमें सबको। तो वो क्या कर रहे हैं? हमारे घर पर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जो बाहर से आ रही थी तो वो कैसी आ रही थी, यहाँ पर कैसे आ रही है सर? डिफरेंट प्रोसेस होता है। दो तरीके से होता है। हम पावर को, हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा के आगे भेजते हैं। अब मैंने वोल्टेज अगर बढ़ा दी, मान लो, सपोज कर लो बढ़ा दी, है ना, मेरे को 220 चाहिए, लेकिन पीछे से तो बहुत सारी आ रही है। ऐसा तो नहीं था ना ट्रांसफॉर्मर से एक तार निकाली, अपने घर पे लगा दी, बिजली आ जाएगी, टक हो जाएगा। हाँ, क्या होता है सर? वहां से हाई वोल्टेज आ रही है एकदम से। अब ये हाई वोल्टेज जरूरी नहीं है ना सारी मेरे घर पे चाहिए होगी। डिफरेंट जो भी मान लो कोई कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती है जिनको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है ना ऐसी चीजें। तो वो क्या करते हैं सर? वो खरीदते हैं, खुद से बिजली खरीदते हैं। जैसे जिंदल की फैक्ट्रीज का नाम सुना है किसी ने? जिंदल की फैक्ट्री है ना, अभी से। तो ये क्या जिंदल इंडस्ट्रीज है, इनको बहुत सारी बिजली चाहिए होती है, इनको हाई लेवल पे चाहिए होती है, हाई वोल्टेज पे चाहिए होती है, तो ये खरीदते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर से ही कोई, अब मान लो मेरे को बाहर से तो बहुत अच्छी किलो हर्ट्ज ऐसे आ रही है, किलो हर्ट्ज कह रहा हूँ, वोल्ट्स में आ रही है पीछे से, है ना। अगर 220 वोल्टेज होती ट्रांसफॉर्मर के पास भी, जो तुम्हारी गलियों में लगा होता है, गलियों में तो नहीं, सड़कों पे लगा होता है, तो उसके ऊपर डेंजर का बोर्ड क्यों लगा होता इतना? घर पे तुम्हारे लगा होता है क्या? यहाँ पर जो तुम स्विच में लगा रहे हो, चार्जर के पास डेंजर एमसीबी पे तो लगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो पूरा सर्किट कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ चार्जर लगा रहे हो, वहां पर लिखा हुआ है क्या डेंजर? नहीं ना। वहां पर क्या लिखा होता है? क्योंकि वहां पर वोल्टेज क्या होती है? बहुत
ये होती है ना। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज से क्यों भेजते हैं, जैसे अब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। घरों में तो चाहिए सर 220 RMS, ठीक है हो जाएगी, लेकिन कई कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हाई रिक्वायरमेंट है, लार्ज स्केल पर उनका काम होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, अलग अलग कनेक्शन है। अब ट्रांसफॉर्मर से कहीं उस सेक्टर पर जा रही है, जिंदल की फैक्ट्रियां लेके जा रही है वोल्टेज, वहां पर एक अलग से एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जैसी डिवाइस लगा, तो ट्रांसफॉर्मर है, अलग टाइप का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जो हाई वोल्टेज को क्या कर देता है सर, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। सपोज कर लो कुछ हजारों किलो में वोल्ट था, लेकिन किलो में वोल्ट था और किलो में ही कुछ कम अमाउंट में किसको चाहिए था, जिंदल की फैक्ट्री को। सपोज कर लो किलो से भी थोड़ा सा कम ही चाहिए होगा, किलो में तो ज्यादा ही हो गया, चाहिए जिंदल की फैक्ट्री को, तो वहां से एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो क्या होती है, एक डिवाइस होगी जो क्या होगा सर, वोल्टेज को हाई से किस में करेगी, लो से, तो वो लो वोल्टेज कहाँ चली जाएगी, जिंदल की फैक्ट्री में। अब मेरे को जो चाहिए तो वो तो जिंदल से भी क्या चाहिए सर, कम वोल्टेज चाहिए, तो मेरे लिए अलग से लगा होगा जो मेरे घर में ट्रांसफर करेगा, हमारी हाउस लाइन में ट्रांसफर करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफर करने के लिए एसी का यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स का यूज हो रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट को इजीली कर सकते हैं हम, क्योंकि उनको उनकी वोल्टेज को बढ़ाया भी जा सकता है, उनकी वोल्टेज को घटाया भी जा सकता है, इसीलिए वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। बट डीसी के साथ ऐसा नहीं होता, तो डीसी ट्रांसफरेबल नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? और जो ट्रांसफर कर रहा है ऐसे, उसको क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्मर। तो वो डिफरेंट डिफरेंट। तो अब क्या है सर, जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है सर, वो भी ट्रांसफॉर्मर है। जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, वो भी क्या है, ट्रांसफॉर्मर। सर वो क्या कर रहा है सर, डिफरेंट टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। जो हाई को लो में बदल रहा है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन, क्या कर देता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। लेकिन जो लो को किस में बदल रहा है, स्टेप अप, हाई में, तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है सबको? सर जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना सर, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ ट्रांसफर। पावर की बात करते हो ना, पावर बढ़ा के भेजता हूँ मैं, ताकि भाई ट्रांसफर करते करते पावर का क्या हो जाता है, लॉस भी तो होता है ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा। बट सर अभी मैं क्या करता हूँ, जब मैं पीछे से ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैं वोल्टेज बढ़ा के भेजता हूँ, क्या भेज रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा के भेजता हूँ। मतलब पावर इज इक्वल टू VI, वोल्टेज बढ़ गई तो पावर भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो मैं तो दो तरीके से बढ़ा सकता हूँ, वोल्टेज भी बढ़ा सकता हूँ पावर बढ़ाने के लिए, या क्या बढ़ा दूं, करंट बढ़ा दूं। लेकिन करंट बढ़ा के नहीं भेजता, क्यों ऐसा होता है, कोई बता पाएगा? सर क्योंकि हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी और वायर जल जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RD, I के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है हीट, है ना। अगर करंट बढ़ा के भेज दिया तो करंट के कोरस्पॉन्डिंग हीट भी बहुत बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? जो फ्लो नहीं कर पाएगा अच्छे से, वो गर्म हो जाएगी तारे मेरी, समझ में आ रहा है? इसलिए वोल्टेज को बढ़ा के भेजा जाता है। क्लियर है? पावर दो तरीके से बढ़ सकती है, वोल्टेज से भी और करंट से भी, लेकिन मैं क्या प्रेफर करता हूँ, वोल्टेज का। चलें आगे। तो ये तो बेसिक हमारा ओवरऑल आइडिया था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं इसको। देखो सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा ही होता है सर। इसमें क्या होती है, एक प्राइमरी कोयल होती है और एक क्या होती है सर, सेकेंडरी कोयल। वैसे कहाँ पर होगी, सॉफ्ट आयरन कोर पे बाउंडेड होगी। अभी सिर्फ टर्न्स के बारे में देखो तो मैं प्राइमरी में ज्यादा बना रहा हूँ और सेकेंडरी में क्या बना रहा हूँ, मैं इसका एग्जैक्ट फिगर तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी मेन पार्ट समझो। तो क्या होता है इनको, मैं क्या कर रहा हूँ सर, इसके अंदर से करंट पास कर रहा हूँ। क्या पास, करंट पास कर लो, या तुम ऐसा करते हैं, चलो दो तरीके से बात करते हैं। एक तो होता है सर मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा, या और कुछ कर सकता हूँ क्या मैं इसके साथ, सोचो थोड़ा सा। मैंने यहां से AC करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्या करता हूं मैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया प्राइमरी में, किसमें सर, प्राइमरी। रफली आइडिया बता रहा हूँ, फिर तुम्हें फिगर दिखा दूंगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी में अल्टरनेटिंग करंट पास किया। ऑल्टरनेटिंग करंट की खास बात क्या होती है कि टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट। लेकिन बनाता क्या है तुम्हें पता है, EMI में तुम्हें पता है, पढ़ा हुआ है, करंट के अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक। लेकिन तुम्हें पता है ये करंट तो है, लेकिन ये करंट कैसा है, चेंजिंग करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी,
तो मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल से जब पास करेगी तो चेंज हो जाएगी। पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज का मतलब पहले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ और थी, अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ और होगी। जैसे जैसे करंट चेंज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी कोयल से, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, चेंज होती रहेंगी। जैसे जैसे करंट चेंज होगा, क्या चेंज होगा सर? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तुम्हें पता है जब जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है हम किसको बुलाते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत टाइम बाद भाई साहब को याद किया, देखो मोटा ताजा होके आया। क्लियर है क्या सबको? यस सर। जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी सर? चेंज होगी तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ भी चेंज हो रही है, यहाँ पर भी चेंज होगी। चाहे करंट प्राइमरी में है, तुम्हें पता है ना, साथ में एक जो कोयल है उसके अक्रॉस भी तो क्या चेंज होगी सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने पढ़ी है सर ये बात, म्यूचुअल इंडक्शन भी तो पढ़ते हो तुम। लेकिन तुम ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है, तो इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा और इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसके लिए ईएमएफ जो जनरेट होगा वो मान लो क्या है, होगा तो वही जितना फ्लक्स चेंज होगा, यही होता है ना, E = -d∅/dt। जैसा ही E1 में होगा ऐसा ही किस में होगा सर? E2 में होगा। लेकिन फ्लक्स की मैं बात करूं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सर कितनी है? N1 है किसमें? प्राइमरी में। तो फ्लक्स कितना होगा? -N1 d∅/dt। अब एक टर्न में तो उतना ही फ्लक्स चेंज होगा जितना प्राइमरी में हो रहा है, उतना ही किस में हो रहा है? सेकेंडरी में हो रहा है। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की मान लो N1 ना हो, कितनी है? N2। तो टोटल कितना फ्लक्स चेंज हो जाएगा? N2 × d∅/dt। E1 क्या कितना इंड्यूस हुआ? प्राइमरी कोयल में कितना इंड्यूस हुआ ईएमएफ? -N1 d∅/dt। लेकिन E2 में कितना, यानी सेकेंडरी में कितना जनरेट हुआ ईएमएफ? वो कितना है? -N2 d∅/dt। क्यों? N1 किस में है नंबर ऑफ टर्न्स? प्राइमरी में, इसलिए E1 में यूज हुआ। N2 किस में है नंबर ऑफ टर्न्स? सेकेंडरी में, इसलिए किस में यूज हुआ? सेकेंडरी में यूज हुआ। क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला याद रखोगे, अभी इससे ही आगे ड्राइव करेंगे। बट इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है अभी? पहले पूछ लो। नो सर। ये तो हम पढ़ते आए हैं सर। अब मैं तुम्हें छोटा सा एक एनिमेशन दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकना। ओह शिट, पहले मेरे को यही करना चाहिए। रुको बच्चों, पहले यहीं से समझ लेते हैं। यहां तक हो गया? E1 की वैल्यू क्या आई बच्चों? -N1 d∅/dt। E2 की वैल्यू क्या आई बच्चों? -N2 E1/E2 करना। N1/N2। माइनस से माइनस भी तो कट गया। N1/N2। यानी जो ईएमएफ, वोल्टेज भी बोल सकता हूँ क्या इसको? ऐसे भी बोल दूं क्या? कोई दिक्कत हो तो किसी को? ऐसे भी तो बोल सकते हैं, सेम बात। लेकिन इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। E1/E2 = N1/N2। N1 क्या है सर? प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न। अब कोई बच्चा ये मत कह देना सर इसको, ये अभी हम दोबारा बना देंगे लेकिन तुम्हें दिखाएंगे इसका एनिमेशन, पर यहाँ पर फोकस करो। N2 क्या है सर? सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो N1 ज्यादा तो E1 भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। E2 और N2 भी आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। E1 क्या था सर? प्राइमरी में ही जितना इंड्यूस हुआ। और E2 क्या था सर? सेकेंडरी का ईएमएफ। तो बताओ, अगर मेरे को किस में चाहिए ईएमएफ ज्यादा? सेकेंडरी में। तो मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो जब मेरे को मतलब प्राइमरी वो जहां से मैं भेज रहा हूँ, सेकेंडरी वो जहां पर आ रही है, ऐसा समझो अभी के लिए। मतलब जो सोर्स से कनेक्ट है वो प्राइमरी है और दूसरी वाली कौन सी है? सेकेंडरी। अगर मेरे को हाई वोल्टेज को लो में बदलना है, यानी E1 ज्यादा चाहिए या E2? हाई से लो में जाना, तो E2 को क्या करना पड़ेगा? के लिए क्या कम करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स। इन किस में? प्राइमरी में। सेकेंडरी। वो जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उसमें ऐसा ही होता है सर। एक यहाँ पर होगी टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स, एक यहाँ पर होगी। अगर तुम्हें
E2 कम करना है तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, अगर E2 ज्यादा चाहिए तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दो, ज्यादा। E2 ज्यादा चाहिए तो N2 भी क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। और E2 ज्यादा का मतलब वोल्टेज बढ़ रही है या घट रही है, पहले से बढ़ रही है। बढ़ रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेप अप। स्टेप हाई। ऐसे ही अगर तुमको क्या चाहिए बच्चे, E2 में कम, E1 बड़ा चाहिए E2 से, तो N1 भी क्या करना पड़ेगा, बड़ा N2। स्टेप डाउन। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। कैसे कर रहे हैं, ये सब समझ में आ रही है बात? चलो ये दिख रहा है सबको? यस यस सर। ये कैसी वोल्टेज है बच्चे मेरी, प्राइमरी। और ये कैसी है बच्चे, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये माउस वाला कहाँ जा रहा है, यस ये नहीं सर। दिख रहा है ना? चलो तो देखो, ये प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स है, ये किसकी नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी की। मैं चाहूँ तो अब इनको चेंज कर देता हूँ। देखना ग्राफ देखना, ये प्राइमरी में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में लगाई है वो है, ये सेकेंडरी में जो तुम्हें आउटपुट मिल रहा है वो है। अगर तुम्हें आउटपुट ज्यादा चाहिए यानी सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो किसकी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होनी चाहिए, सेकेंडरी की तो कर रहा हूँ कम। देखो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दी, कम। तो देखो ग्राफ बड़ा हो गया या छोटा हो गया, बड़ा हो गया। और छोटी कर दो इसको, देखो देख लो, दिख रहा है? यस वोल्टेज बढ़ गई सर, बढ़ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप। इसका उल्टा करना हो तो क्या कर दूं सर, सेकेंडरी के कम, सेकेंडरी का कम। देखो दिख रहा है क्या, इसको क्या बोल देंगे, स्टेप डाउन। किसी को कोई डाउट क्या इसमें बता दो मुझे, फिर भी किसी को हल्का सा भी डाउट रह जाता है तो पूछ लो बच्चे। जो ग्राफ है ना प्राइमरी का वो तो सही नहीं रह रहा है। हाँ प्राइमरी तो हम वोल्टेज सोर्स वाला दे रहे हैं ना, हम तो प्राइमरी को सोर्स ही दे रहे हैं भाई, जितनी वोल्टेज हमारा है हम वही दे रहे हैं। लेकिन हमको आगे उससे कम चाहिए या ज्यादा चाहिए वो डिपेंड करता है, उसके लिए हमें सेकेंडरी को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा या कम करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस यस। किसी को फिर भी कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लो बच्चे, देख लो अभी। सर अगर प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरमिक्स कर दिए मतलब सेम पे टर्न हो गए तो, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात, सेम के टर्न मतलब कि ज्यादा हो गए ऐसा कह रहे हो, 1:1 तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। देखो नहीं ऐसे कह रहे हो, जैसे सेकेंडरी की कॉइल है ना, इसको हमने प्राइमरी के ऊपर ही ओवरलैप कर दिया, मतलब इसके ऊपर ही वो आने लग पड़े उसके टर्न्स। सेकेंडरी की कोयल को प्राइमरी में कर दोगे तो फिर कैसे हमारे को आउटपुट कैसे मिलेगा, आप खुद बताओ। जहां पर इनपुट है वहीं पर तुमने क्या रख दिया, आउटपुट रख दिया, तो वो तो ऐसा हो गया एकदम से दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ये तो सिस्टम ही नहीं बनेगा कोई, है ना? थोड़ा सा तो अलग रखना ही पड़ेगा ना हमें। अब तुम इनपुट वाले सर्किट के साथ आउटपुट रख दोगे, करते हैं ऐसा, लेकिन ये ऐसे नहीं करते। तुम इनपुट के साथ आउटपुट जोड़ सकते हो लेकिन ऐसे नहीं जोड़ते, उसको एक और मैकेनिज्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं, फीडबैक। लेकिन तुम वो इसमें नहीं पढ़ोगे। फीडबैक क्या होता है, तुम आउटपुट से ही कुछ पार्ट लेके कहाँ डाल देते हो, इनपुट, बट वो ऐसा नहीं होता। हाँ इसको ऐसा रख सकते हो कि प्राइमरी ऐसे है और इसी ऊपर भी क्या है सीधा सेकेंडरी, बिल्कुल टच नहीं करेगा, लेकिन टच नहीं करेगा बच्चे, टच नहीं करेगा। फिर तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी, अगर टच कर दिया तो ये एक ही चीज नहीं हो जाएगी प्राइमरी और सेकेंडरी। तुम खुद सोचो फिर हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर तो जो करंट इसमें से पास हो रहा है सर वही इसमें से पास हो रहा है, तो वो तो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, वो म्यूचुअल इंडक्शन तो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? यस तो यहाँ तक हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो समझ में आ रहा है? ऐसा होता है वैसे प्राइमरी देखो सेकेंडरी, और ये हमने बनाया है V1 और V1 और V2 में क्या रेशो है, N1 रेशो N2 का। ये I1 और I2 वाला अभी हम बात करेंगे, ये क्या चीज है। ये देखो ये ट्रांसफॉर्मर तुम्हारे लगे होते हैं खंबे के ऊपर, देखे हैं कभी? हमेशा देखो this transformer converts high voltage to low voltage, the lower voltage is supplied to home।
ठीक है, हाई वोल्टेज इज सप्लाई टू यूटिलिटी पोल बिकॉज द लो वोल्टेज कैन रिड्यूस द करंट मोर देन द हाई वोल्टेज। क्या बोल रहे हो? लो वोल्टेज कैन रिड्यूस द करंट मोर देन द हाई वोल्टेज, व्हेन द करंट इज रिड्यूस द वायर कैन बी मेड थिनर। क्यों बोल रहा? जो मैंने बताया है, अगर मैं करंट को रिड्यूस नहीं करता, मतलब मान लो करंट ज्यादा करता, पावर को चेंज करने के दो तरीके, वोल्टेज और करंट। मैंने किसको प्रेफर किया था? वोल्टेज। लेकिन अगर मैं वोल्टेज को कम करके करंट को क्या कर देता, या वोल्टेज की बात छोड़ो, मैं करंट को क्या कर देता, ज्यादा कर देता, मेरा काम था। तो मेरे को क्या हीट जनरेट ज्यादा होता, जो मेरे को जो वायर लेनी पड़ती वो थिक लेनी पड़ती। लेकिन अगर मैं वोल्टेज को क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देना, अगर मैं करंट को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूं, तो वायर में इतना हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, तो वायर को पतला भी रख सकता हूँ, और जिससे मेरी एनर्जी वेस्ट होने से बच जाए। क्लियर है क्या सबको? यस ठीक है। स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गई क्या? यस चलो फिर अब असली वाले पे आ जाते हैं वापस। तो ये सब था इसका बच्चे, बेसिक प्रिंसिपल था इसमें। वही म्यूचुअल इंडक्शन वाला हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका वो है बेसिकली प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, और हमने पढ़ा भी था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर एफिशिएंसी की। किसकी? एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी तो होनी चाहिए। अब मैं कितना पावर भेज रहा हूँ और कितनी पावर मिल रही है। अगर मान लो ट्रांसफार्मर लगाने से मेरी पावर की मेरी जो एफिशिएंसी है वही कम है बहुत, तो क्या मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा क्या? तो मैं दो तरीके से एफिशिएंसी की बात करता हूँ। एक तो आइडियल तरीका होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक होता है रियल यानी प्रैक्टिकल, वो असली होगा। पर आइडियल के बारे में बात करना भी जरूरी है बच्चे। क्यों जरूरी है ये तुम खुद सोचो, फिर मुझे बताना। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा सर? मतलब सर जो जितनी एफिशिएंसी उसकी होगी 100%। एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%। जितनी इनपुट उतनी ही आउटपुट, यानी इनपुट पावर वुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट को पावर को कैसे लिखता हूँ? V इंटू आई। ऐसी आउटपुट को क्या लिख दूंगा? V इंटू आई। ये आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट करंट। ये इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ, V आउटपुट बाय V इनपुट किसके इक्वल आ रहा है? आई नो आई इनपुट आई आउटपुट। और आसानी से कर देता हूँ, इसको बोल दो V1 I1, इसको बोल दो V2 I2। अब आसानी से बोल दोगे V2 बाई V1 किसके इक्वल आ रहा है? I1 बाई I2। भाई चाहे V2 बाई V1 लिख दो, चाहे E2 बाई V1 लिख दो, बात क्या है? सेम बात, V2 बाई V1। अब ध्यान से सुनना एक खास बात, सर V2 बाई V1 I1 बाई I2 के इक्वल है ना, लेकिन तुमने पढ़ा था अभी V2 बाई V1 अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स में बात करूं तो किसके इक्वल था? N2 बाई N1। याद है ना? जिसकी वोल्टेज ज्यादा उसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इसलिए अगर ऊपर 2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 2। याद है ना सबको? ये दिखाऊं पीछे? दिखाऊं पीछे? यहाँ पर ये रहा V1 बाई V2 N1 बाई N2। तो इसका उल्टा कर दूंगा तो वो भी ये रहेगा V2 बाई V1 N2 बाई N1। तो सिंपल। लेकिन यहाँ पर जहाँ V2 बाई V1 है, अगर करंट की फॉर्म में बात करूं तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? I1 बाई I2। तो यानी I1 बाई I2 किसके इक्वल है? N2 बाई N1। तो क्या समझ में आ रहा है इससे तुम्हें? कोई बता पाएगा? एक तो इक्वेशन 1 को समझो और फिर एक इक्वेशन 2 को समझो। क्या समझ में आ रहा है दोनों से? इक्वेशन 1 ये नहीं है। एक सेकंड। इक्वेशन 1 ये नहीं, इक्वेशन 1 ये है। अब पढ़ो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। क्या समझ में आ रहा है? तो पहली चीज समझ आ रहा है कि अगर सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा है तो फर्स्ट में करंट ज्यादा होगा। और अगर इसको भी हटा दो
तुम और भी आसान कर दो इस काम को, तुम इन दोनों को ही कंपेयर कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो। सर V2 नंबर बाय ऑफ टर्न्स, V1, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। V2 बाय जो V1 है वो इक्वल हो जाएगा I2 बाय I1 के। वो तो आ ही गया, वो तो उसी से ही तो डिराइव किया बच्चे, V2 बाई V1 I1 बाई I2 की तो इक्वल है। लेकिन मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ वोल्टेज का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन है और करंट का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन है। ये तुम्हें गिवन है, इसको पढ़ के बताओ मेरे को कि क्या डिपेंडेंसी है दोनों की। वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स कैसे डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, और करंट और नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कर रहे हैं। इनवर्सली। सर जब दूरी है तो सर नंबर ऑफ टर्न्स जो N2 है वो भी बढ़ रहा है। सर जब करंट I1 है तो उसकी ऑपोजिट N2 टर्न बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। मतलब अगर V2 और नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन करंट और नंबर ऑफ टर्न्स आपस में कैसे हैं सर, इनवर्सली। क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को कोई? लेकिन ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब कैसा ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल। तभी तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होगा और एफिशिएंसी कितने % रहेगी, 100। ऐसे लिखते हैं एफिशिएंसी 100%। ठीक है, बट रियल में तो एफिशिएंसी ऐसे नहीं होगी ना सर, नहीं होगी। तो फिर रियल में एफिशिएंसी कैसे निकालोगे सर, हाउ? भाई सिंपल, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर, वही तो एफिशिएंसी होगी सर। तो आउटपुट पावर अभी तुम्हें पता है कितना है, V2 I2, और इनपुट कितना है V1। एफिशिएंसी है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर है क्या? यस सर। को कोई भी डाउट है तो बता दो। सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है। ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे पीछे वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं, वो आएंगे। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिक्सअप में आ जाती है। हम ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, बट यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो लेफ्ट वाले फॉर्मूले तभी लगाना जब कैसा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। हाँ, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। कौन सा सर? इवन वाला। वो तो हमने इससे नहीं निकाला ना, पी आउटपुट और इनपुट, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ये तो हमने पहले ही निकाल रखा था ना, V2 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। ये तो हमने पावर को इक्वेट करने से पहले ही निकाल रखा था ना सर, क्योंकि ये तो हमें सिंपल ही पता लग रहा था। किससे सर? यहीं से पता लग रहा था, फ्लक्स वाले फॉर्मूले से। याद आया? फ्लक्स वाले फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला यानी E2 बाई E1 या V2 बाई V1 किसके इक्वल है, N2 बाई N1। ये भी हर जगह वैलिड है, लेकिन हर जगह वैलिड कौन नहीं है सर? करंट वाला रिलेशन, ये वाला सेकंड वाला। ये कब वैलिड होगा? सिर्फ और सिर्फ जब ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा, आइडियल। क्लियर क्लियर। यस सर। अब ट्राई करो। एक तुम ट्राई करोगे, मैं कुछ ट्राई नहीं करूंगा, आंसर देखेंगे और तुम ट्राई करते रहोगे। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसके कितने टर्न्स है बच्चे? 300 टर्न्स है इन प्राइमरी एंड 150 टर्न्स है इन सेकेंडरी। आउटपुट पावर दे रखी है कितनी? 2.2 किलोवाट। अगर करंट सेकेंडरी में दे रखा है 10 एम्पियर, बताओ इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट प्राइमरी में कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सबको? यस सर। यस सर। तो तुम्हारे पास 2 मिनट है, फटाफट सोल्व करिए। फॉर्मूला बताए, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा। मैं सिर्फ सॉल्यूशन चेक करूंगा अब इसका। फटाफट करो, जैसे तुम बोलोगे हम आगे सॉल्यूशन में देखेंगे, आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाएंगे। नहीं कराऊंगा मैं इसको, जल्दी जल्दी करो। ट्रांसफॉर्मर के तुम्हारे क्वेश्चंस हो तो जाएंगे, चलो बाकी बात लास्ट में बताता हूं। कोई भी खाली नहीं बैठेगा, लो मेरी शक्ल मत देखते रहो। कोई भी खाली नहीं बैठेगा, और कोई सोएगा तो बिल्कुल नहीं मेरे सिवा। ठीक है, मेरा तो क्या पता तुम्हें,
मैं तो कैमरा ऑन करके सो गया हूँ, है ना, लेटे लेटे ही बात कर रहा हूँ। नहीं सर, झपकी ले लोगे 1-2 मिनट में आप। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इससे ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी। क्या किया तुमने बताओ। सर I1 की वैल्यू 20 आई। I1 की वैल्यू क्या आई? 20 एम्पियर। देखते हैं। और सबका 20 एम्पीयर आया क्या? क्या अप्रोच लगाइए बच्चे, बताओ क्या गिवन है वो लिख दो पहले तो। नंबर ऑफ टर्न्स किस में गिवन है? दोनों में गिवन है। तो N1 की वैल्यू गिवन है कितनी? सर मेरी तो 5 है। क्या मेरी है? 5 एम्पियर। 5 आई। I1 चेक की करते 5 हैं। है। N1 की वैल्यू 3 है, N2 की कितनी है? 300 सॉरी, N2 की कितनी है? N1 की 150 150। 150। आउटपुट पावर यानी P2 की वैल्यू गिवन है कितनी? 2.2। 2.2 किलोवाट। करंट देखे सेकेंडरी यानी I2 की वैल्यू गिवन है कितनी? 10 एम्पियर। 10 एम्पीयर। 10 एम्पियर। I1 और V1 निकालना है। क्या करे तुम बताओ, तुमने क्या किया, इसने किया? सर I2 I1 निकालने के लिए ना वो पावर वाला फॉर्मूला लगाया, N1 I1 = N2। दोबारा बोलो, सर क्या किया है? I1 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया I2/I1 = NY/N2। अच्छा हाँ जी अच्छा। सर यही लगा। अगर V1 निकाल दूं पहले तो सही नहीं रहेगा N1 और N2 से? निकाल दो सर। या पहले V2 निकाल दूं तो सही नहीं रहेगा? देखो मैं अगर मेरे को मर्जी आप। मेंशन नहीं है ना, तो मैं सबसे लास्ट में वो फैक्ट यूज करूंगा। कौन सा फैक्ट? अगर मेरे को मेंशन है कि यहाँ पर आइडियल है ट्रांसफॉर्मर, पहले तो ये बताओ। नो सर। तो फिर तुम I1 I2 वाला फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हो? तुमने मुझे यही बोला ना, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे I1/I2 = क्या? N2। N2/N1। तो ये कैसे निकालता था वो? हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए निकाला था ना। तो क्या गिवन है आइडियल ट्रांसफॉर्मर? नो सर। हो सकता है वो फॉर्मूला लग जाए, लेकिन वो मैं सबसे लास्ट में छोड़ूंगा। कब छोड़ूंगा? जब मेरा आंसर के लिए और कोई चॉइस ही नहीं बचेगी। मेरा आंसर तभी आएगा जब मैं ट्रांसफॉर्मर को कैसे मानूं? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। लेकिन जब तक मैं उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा आंसर आ रहा है, जब तक आइडियल ट्रांसफर को बिना कंसीडर किए, अगर मेंशन होता तो मैं कर देता सीधा ही, लेकिन मेंशन नहीं है तो मैं सबसे लास्ट में कंसीडर करूंगा जब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। फिर मेरे को मानना ही पड़ेगा ऑप्शन को मैच करवाने के लिए कि ट्रांसफॉर्मर कैसा है? आइडियल, नॉर्मल केस है। बट अभी के लिए नहीं मान सकता ना, क्योंकि अभी उसने बोला नहीं। पहले खुद से ट्राई करके देखते हैं। तो एक इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है सर, क्या? V2/V1 = N2/N1। तो V2 तो मेरे को नहीं गिवन, V1 निकालना है। N2 और N1 तो गिवन है ना सर, कितना? 150/300, यही है ना, 150/300। अब V2 नहीं गिवन, V1 निकालना है। V2 तो मैं निकाल सकता हूँ ना, पावर गिवन है, करंट गिवन है सेकंड का, तो V2 नहीं आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P2 = I2 I2 10 है, V2 निकालना है। पावर कितना है? 2.2 किलोवोल्ट। तो कितना हो जाएगा? 2.2 किलो मतलब 10⁻³ और नीचे है 10, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 10⁻⁻। तो कर दो ना इसको, कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट नहीं हो रहा क्या? बताओ बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। तो V2 की वैल्यू पुट कर दो 220। हाँ बोलो सानिया। चलो 220। अब इसको सोल्व कर दो, ये कितना आ रहा है? 15 दूनी 30। तो 220 × 4 कितना आ रहा है? 40। V1 की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है बच्चे?
440। क्या मैंने अभी तक ये कंसीडर किया है क्या ट्रांसफॉर्म मेरा आइडियल है ट्रांसफॉर्मर? नो जब कंडीशन गिवन नहीं है नहीं यूज करूंगा सर। और अगर करना भी पड़ेगा तो जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे मेरे, तब मैं मान लूंगा कि आइडियल, और तो कोई केस बन ही नहीं रहा, तो ये मान लिया कि इन्होंने जो भेजा होगा वो ट्रांसफॉर्मर कैसा है, आइडियल। लेकिन जब तक मेंशन नहीं है और मेरे हाथ अभी तक बंधे नहीं हुए तो मैं क्यों मानूं? ठीक है। और नेक्स्ट, अब V1 निकल गया तो I1 भी निकाल सकते हो। कैसे निकालें सर बताओ? अब I1 कैसे निकालें? अब तुम्हारे को कोई चॉइस दिख रही है? देखो क्या पता निकल जाए, क्या पता निकल जाए, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हालांकि ऑप्शन आ गया, मेरा आंसर भी आ चुका होगा। अच्छा, 2 ऑप्शन आ रहे हैं इसके भी, सी और बी, सी और बी। तो बताओ कैसे निकालूं? करंट निकालना है सर। या तो मेरे पास 2 चॉइस है, पहले पावर निकाल दूं। पावर के लिए भी मेरे को क्या चाहिए बच्चों? सर आई चाहिए, बी तो है हमारे पास, V1 चाहिए, I1 भी चाहिए। I1 तो है ही नहीं सर। और क्या कर सकता हूँ सर बताओ? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। I1 upon I2 is equal to V2 upon V2। और कोई चॉइस बची है तुम्हारे पास? और कोई बता दो, कुछ भी लगाने के अलावा। अब क्या क्या यूज करना पड़ेगा तुम्हें बताओ? आइडियल। क्या यूज करोगे सर? N1 बाय N1 क्या है? 300। N2 क्या है? I2 कितना है? 10। I1 कितना आया? निकालना है। ये कितना आ जाएगा? 10/2 कितना होता है? 5। नंबर क्या आ रहा है? लेकिन चाहे आंसर आ गया, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है ना अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहले वही सोल्व करो जो बिना आइडियल का केस लगे हो रहा है। अगर मेंशन नहीं है कि आइडियल नहीं है, आइडियल है या आइडियल मेंशन नहीं है, तो तुम पहले नॉर्मल केस चलोगे जो इक्वेशन हर जगह वैलिड होगी। हो सकता था इस केस में तुम्हें एफिशिएंसी दे देता तो तुम्हें आइडियल वाले लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। समझ में आ रहा है? पावर निकाल देते, P2/P1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी कर देते, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, वहां से P1 आ जाता, और P1 की हेल्प से क्या निकाल लेते? I1। समझ रहे हो? तो मैं अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तुम हमेशा क्या कंसीडर करोगे? अगर आइडियल मेंशन नहीं है तो रियल वाला ही केस मान के चलोगे और सिर्फ वही फॉर्मूला लगाओगे जो हर जगह क्या होगा? वैलिड। चले आगे। यस सर। यस सर। तो देखो ये आ रहा है, दिख रहा है सबको? 5 एम्पियर। किसी को कोई डाउट? चलें आगे। यस सर। अब ये क्वेश्चन करो, फटाफट करो। एक पावर ट्रांसमिशन लाइन है जो फीड कर रही है इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर with its primary windings having 4000। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी में 4000 है, तो सेकेंडरी में 4000 से क्या होनी चाहिए? कम या ज्यादा? कम। आउटपुट पावर बता रखा है कितने वोल्ट पर जानी है, यानी V2 की वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट। करंट दे रखा है प्राइमरी में 5 एम्पियर, एफिशिएंसी दे रखी है, आउटपुट करंट पूछा है, निकाल दो। ट्राई करो, जितना लिख सकते हो लिखने की कोशिश करो। ये ऐसे क्वेश्चन है जब तक तुम गिवन चीज नहीं लिखोगे तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। इसको ओरली कर ही नहीं सकते तुम जब तक तुम्हें क्या नहीं पता, लिख के नहीं देखोगे ना इस क्वेश्चन को, इसके जो गिवन चीजें हैं। क्वेश्चन का पूरे का मतलब ये नहीं कि पावर ट्रांसमिशन लाइन ये लिखने बैठ जाओ, नहीं, जो गिवन चीजें हैं वो लिखना बैठ जाओ। हाँ फटाफट करो। फिर हमने थोड़ा सा एक कंसेप्ट पढ़ना है एडी करेंट्स का, थोड़ा सा ही होगा, जल्दी जल्दी करो। मैं झोल छो जाऊं इतने? यस जल्दी जल्दी करो। नहीं जल्दी जल्दी करो। गिवन लिखो। क्या क्या गिवन लिखोगे सबसे पहले बताओ मुझे? पी पावर इनपुट कितना लिखोगे? 2300 वोल्ट, यानी P1 लिख देते हैं ना।
P1 2300 वोल्ट। अच्छा, और P2? सर P2 तो दिया ही नहीं। नहीं सर, आउटपुट करंट निकालना है, I2 तो निकालना ही है। अच्छा, अब बताओ और क्या गिवन है? स्टेप डाउन बोल रखा है, स्टेप P1 है कि B1 है? स्टेप डाउन में E1। ओ वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखो वोल्ट में दे रखे हैं सर, कैसे बात कर रहे हो आप? इतना छोटा सा मिस्टेक कैसे हो सकता है आपसे? V1 कितना है? 2300। हाँ, ये माई मिस्टेक, सॉरी, आई अपोलोजाइज फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट। जल्दी करो आगे। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, प्राइमरी वाइंडिंग्स क्या दे रखा है? यानी नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न जी N1 दे रखा है, कितना? 4000। आउटपुट पावर यानी किसकी वैल्यू गिवन है? ना पूरा पढ़ो ना। आउटपुट पावर डिलीवर्ड एट 230 वोल्ट यानी किसकी वैल्यू गिवन है? कितनी? 230। अच्छा, और क्या दे रखे हैं? I1 कितना दे रखे हैं? 5 एम्पीयर। एफिशिएंसी गिवन है कितनी? 90%। क्लियर है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तुम्हें पक्का पता है वोल्टेज कम हो रही है तो देख भी लो। V1 2300 थी तो V2 कितनी होगी? 200 है ना? दिख भी रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 90% एफिशिएंसी कैसे हो जाएगी? देखो, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है उसे फोकस करो। मेरे को निकालना है I2 के लिए अगेन वही बात, मेरे को नहीं पता कैसे निकालूंगा I2, तो मैं तो जनरल फॉर्मूला ही यूज करूंगा जब तक आइडियल नहीं गिवन। तो मैं क्या करूंगा सर, I2 निकालने के लिए P2 का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। P2 इज इक्वल टू I2 इंटू V2। तो P2 मेरे को नहीं पता, V2 मेरे को पता है सिर्फ कितनी? 230 वोल्ट। तो अगर मेरे को I2 चाहिए तो मेरे को P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन पिछले केस में मेरे को हिंट नहीं गिवन था, इसमें गिवन है क्या? एफिशिएंसी। क्या गिवन है? एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट पावर बाय यानी P2 बाय P2 बाय 100। तो ये 90 है ना? P2 कितना है नहीं पता। P1 कितना है निकाल लूंगा सर। कैसे निकाल सकता हूँ P1? P1 इज इक्वल टू I2 V1। तो 2300 इंटू 5 कितना हो गया सर? 1150 कर दे यहाँ पर। P1 की जगह 11500, ऊपर है P2 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से 2 0 गई क्या? अब इसको सोल्व कर सकते हो क्या? 90 इंटू 115 फटाफट सोल्व करके बताओ P2 की वैल्यू क्या आएगी? 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितनी आती है? 10350। ये आ रही है क्या? 10350। यस सर। यस सर। यस सर। P2 की वैल्यू आ गई। P2 की वैल्यू पुट कर दो सर। 10350। हमारे अकॉर्डिंग किया मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चों, फिर बोलना मत। 0 से 0 गई। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1035 बाय 23। देख लो किसी पे कट रहा है तो चेक करो। 45 कट रहा है क्या? 45 पूरा। I2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 45। I1 की कितनी थी सर? I1 की 5 थी। 5 एम्पीयर। चेक करते हैं तुम्हारा आंसर ठीक है, देख लो आंसर क्या आ रहा है। 45। क्लियर है क्या? तुम्हें पता था ना वोल्टेज और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V1 ज्यादा था तो V2 कम आया, स्टेप डाउन है। I1 कम था तो I2 कैसा आया? ज्यादा। क्लियर है क्या? फिर भी किसी को कोई भी डाउट है कृपया करके पूछ लीजिए। समय अपना भी बर्बाद मत कीजिए, मेरा भी मत कीजिए। तो कृपया करके हाथ उठाइए और अपना प्रत्यक्ष सवाल पूछ लीजिए। स्टेप वाइज लिख दे क्या इसको? दिस इज आवर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 एंड देन स्टेप 3।
किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, और नहीं है तो कहो सर आगे चलिए। आगे चलिए। आगे चलिए। आगे चलो, ऐसे वाला नहीं सर, स्लाइड आगे करो, ऐसे वाला है ना। चलो यस सर। ये क्वेश्चन है लास्ट, फटाफट करते हैं, आओ तुम करोगे। पावर ट्रांसमिशन, इससे लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है, मैं छोड़ के नहीं जाने वाला, करेंगे जरूर करेंगे, सबसे पहले बता रहा हूं, ठीक है। कौन सा है? एडी करंट, रुक कर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स, मुझे ये सेम क्वेश्चन क्यों सेम लग रहा क्वेश्चन आ गया। चलो तुम्हारा काम आसान, कितना आ गया? 45 45। नहीं कुछ और पूछा बच्चों, देखा करो। नहीं यही है, यही है। अच्छा ऑप्शन में 4 तो है ही नहीं। मिक्स हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बच गए तुम। सर इसमें 400 क्या बोल तो रहा हूँ, क्वेश्चन मिक्स हो गया एक। सर वो टर्न्स थे। इसके यहाँ से क्वेश्चन बनाए, क्या पूछा हुआ इसमें? आंसर आ गया, क्वेश्चन तो आया नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स पूछे और वोल्टेज। नंबर ऑफ टर्न्स पूछिए सेकंड में। इसने गिवन क्या किया है? N1 गिवन है, V2 गिवन है और V1 गिवन है। ये तो आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें तो। आइडियल ट्रांसफॉर्मर गिवन हो या भाई क्या बोल रहा है वो, इस क्वेश्चन को बना देते हैं। इसने पूछा सर V1 इसमें गिवन है, V2 इसमें गिवन है, N2 इसमें गिवन है, N1 की वैल्यू पूछी है, कोई बच्चा भी निकाल देगा, कितनी है? NY अपॉन V1 by V2 equal to N1 by NY अपॉन N1 by N2। वही इक्वेशन भाई साहब ने लगा दी, दिख रहा है क्या? यस सर। यस क्लियर है। N2 की वैल्यू निकाल, इसमें N2 दे रखी है, N1 निकालनी है। उल्टा हो सकता तो उल्टा भी कर सकते हो ना, N1 की 2 निकालनी हो और N1 दे रखी हो। लो क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया था, लेकिन क्वेश्चन सही हुआ। भगवान भी नहीं चाहता इतना आसान क्वेश्चन तुम सोल्व करो, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे। ये क्वेश्चन होगा तो सही वैसे, चलो कोई बात नहीं। आइए अब बात करते हैं बच्चे लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बेस पे पूछ लेता है। लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर क्या है सर? ये लॉस क्या है सर? भाई जब ट्रांसफॉर्मर E1 E2 ये बदल रहा है, एफिशिएंसी क्यों बोलते हैं? एफिशिएंसी का मतलब इनपुट पावर से, रियल का मतलब एफिशिएंसी 100% का मतलब नहीं है। क्या मतलब? कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है ना सर। आउटपुट पावर कम रह रही है किससे? इनपुट पावर से, इसलिए तो एफिशिएंसी 100% से क्या है एक्चुअल में? कम है सर, ऑब्वियस ही बात है। तो ये कम क्यों हो रही है? ऐसा लॉस कहाँ हो रहा है? ये डिफरेंट लॉस होते हैं किसके अंदर? ट्रांसफॉर्मर में। सबसे पहले जो लॉस होता है बच्चे वो क्या है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस सर सिंपल सा लॉस ऑफ हीट एनर्जी की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में सर? कॉपर कोइल्स हैं, उसके अंदर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसके अंदर क्या जनरेट होगा सर? मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा सर? हीट प्रोड्यूस होगी, और वो क्या है? एक किस्म से लॉस है सर मेरे लिए, ठीक है। अब लॉस को कैसे कम कर सकता हूँ? ट्रांसफॉर्मर। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस आ रहा है, रेजिस्टेंस को कम कर दो। कम करने के लिए करंट की तो बात नहीं कर सकता ना मैं, करंट तो जितना जा रहा है तो वायर को चेंज करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू रो L बाई A। जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। तो एरिया उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो ताकि तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इसके लिए तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। कॉपर लॉस होता किसकी वजह से है? हीट लॉस की वजह से। क्लियर है। हिस्टेरेसिस लॉस सबको पता है भाई। ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है एक्चुअल में? करंट की वैल्यू चेंज हो रही है ना, सिंपल तुम्हें पता है एसी करंट है तो डायरेक्शन चेंज होती है, रिवर्स होती है। तो जैसे ही करंट, मैंने बताया था 2 फैक्टर होते हैं हिस्टेरेसिस में, एक एक्सटर्नल फैक्टर जिसको मैं क्या लिखता था? H से, और इंटरनल फैक्टर I से। तो H वाला फैक्टर जो क्या करता था? करंट बढ़ाता था तो अंदर वाले सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर देता था, याद है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर देता था। तो एक बार करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, H इधर बढ़ रहा है तो मैग्नेटाइजेशन हो रही है। फिर करंट की डायरेक्शन ऐसी में रिवर्स हो गई, यानी H अब इधर हो गया तो मैग्नेटाइज वाली चीज क्या हो गई? वापस से डीमैग्नेटाइज हो गई। फिर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, ऐसे लॉस। इसमें एक लॉस होता था, याद है ना? I की वैल्यू कुछ बच जाती थी, कोरेसिविटी, रिटेंटिविटी, H0 होने पर, है ना? तो इस लॉस को क्या बोलता था? हिस्टेरेसिस लॉस।
क्या बोलता था इसको? हिस्टेरेसिस लॉ। तो याद हो तो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन भी करवाया था कि ट्रांसफॉर्मर में हम कौन सा आयरन मटेरियल यूज करते हैं? सॉफ्ट मैग्नेटिक, सॉफ्ट आयरन कोर। याद आया? यस होता है, याद है ना सबको? मैंने 2 बताए थे ये एग्जैक्टली कि ट्रांसफॉर्मर में हम यूज करते हैं। तो ये वही है, हिस्टेरेसिस लॉस है, लेकिन इसको कम करने के लिए क्या यूज करेंगे? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन। तीसरा लॉस होता है फ्लक्स लॉस। ये क्या होता है सर? सर वो जो प्राइमरी कोयल थी और वो जो सेकेंडरी कोयल थी, एक्चुअल में क्या होता है, तो जितना फ्लक्स इसमें चेंज होता है फर्स्ट इसकी कोयल में, जो फर्स्ट टर्न में इसकी टर्न में जितना 1 टर्न में फ्लक्स का चेंज हो रहा है, उतना ही सेकेंडरी के भी 1 टर्न में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तब इसमें कोई लॉस नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। क्या होता है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलती तो है, कुछ तो यहाँ जाती है, लेकिन कुछ इधर से भी निकलेंगी, कुछ वेस्ट चली जाएंगी। मतलब सारी की सारी जो प्राइमरी से निकली है वो सारी की सारी कहाँ तक नहीं पहुंच पाती? सेकेंडरी तक। तो सारा का सारा फ्लक्स जो प्राइमरी में होता है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो पाता पूरी तरह से, बहुत थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता ही है। क्यों रहता है सर? क्योंकि फ्लक्स का लीकेज हो जाता है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां निकल रही है सारी की सारी वहां नहीं जा पा रही, तो फ्लक्स का लॉस हो रहा है। अब इस फ्लक्स के लॉस को कम कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा पास हो, किसमें से? जितनी प्राइमरी में जा रही है उतनी किसमें जाएं? सेकेंडरी। ज्यादा से ज्यादा हम जितना कर सकते हैं, उसके लिए मैं कौन सा कोर यूज करता हूँ यहाँ पर? सॉफ्ट आयरन कोर। क्या यूज कर रहा हूँ बच्चे? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है सर? मैंने पहले भी बताया हुआ है ससेप्टिबिलिटी वाले में कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कहता है? अट्रैक्ट करता है। कहता है कि पास में से जाओ, मेरे पास में से जाओ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसकी वजह से फ्लक्स लीक हो रहा था, वो भी सॉफ्ट आयरन के कारण क्या हो जाएगी सर? पास में रहेगी, वो लीक नहीं होगी। वो भी जो प्राइमरी से निकलेगी वो कहाँ पहुंच जाएगी? सेकेंडरी में। किसके कारण? सॉफ्ट आयरन कोर। लेकिन फिर भी सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करने के बाद भी कुछ ना कुछ फ्लक्स की लीकेज रह ही जाती है, क्योंकि आइडियल केस नहीं है ये। क्लियर है तीनों केस? कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और फ्लक्स लॉस। लास्ट लॉस बहुत अच्छा है, क्या है? एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है ये तुमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर बच्चे जो मैग्नेटिक मटेरियल तुम ट्रांसफॉर्मर में यूज कर रहे हो उसके अंदर का ये लॉस है। एक्चुअल में क्या होता है एडी करंट का लॉस? ये देखो, these are the loops of electric current induced within the conductor। तुमको पता है, तुमने एक कोयल ली थी, याद है क्या? और यहाँ पर एक मैग्नेट रखा था, नॉर्थ और साउथ पोल वाला। जब मैग्नेट को इसके पास लेके जाते हो तो इस कोयल में भी क्या इंड्यूस होता था? करंट, है ना? क्योंकि क्लोज लूप है तो करंट तो इंड्यूस हो गई। तो इस करंट को इंड्यूस करते थे। जो करंट क्या करता था? इसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता था सर? अपोज करता था। याद है सबको? ये तो सबने पढ़ा ही हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहीं से तो स्टार्ट किया था। लेकिन ये तो करंट तो कोयल में इंड्यूस होता था ना। ऐसा ही करंट क्या हो जाए, यहाँ कोयल की जगह क्या पड़ा हो? कोई मेटल की प्लेट पड़ी हो। क्या पड़ी हो बच्चे? मेटल की प्लेट पड़ी हो। अब यहाँ पर ये मैग्नेट मूव करे तो क्या होगा सर? कोयल में तो करंट जनरेट हो जाता है। अब ये तो पूरी प्लेट है, पूरा कंडक्टर है। होता क्या है, कंडक्टर भी तो एक्चुअली किससे मिलकर बने हैं? बहुत सारी कोयल। तो इसको तुम मान सकते हो ये बहुत सारी कोयल से मिलकर बना है। तो इस पूरे कंडक्टर में क्या जनरेट होने लग जाएगा? करंट। इस ये पूरे कंडक्टर में, मतलब इस पूरे सरफेस में करंट जनरेट होना लग जाएगा। और कैसे? सर्कुलर लूप्स में। क्योंकि कोयल, मैंने बोला ना ये कितने कैसे कैसे कोयल से मिलकर बनी है, बहुत सारी कोयल से मिलकर बने हैं। तो सपोज करो ये बहुत सारी कोयल है, हर कोयल में क्या जनरेट होगा सर? करंट। सर्कुलर लूप्स में जो करंट जनरेट हो रहा है वो तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए रहा है, लेकिन ये पूरे के पूरे कंडक्टिंग प्लेट में जनरेट हो रहा है। इस करंट को क्या बोलता हूं? एडी करंट। लूप्स है ना, लूप्स। अगर वाटर के लूप्स बनते थे तो उसको बोलते थे व्हर्लपूल्स ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं उसको? व्हर्लपूल ऑफ वाटर। लेकिन ये अब करंट के हैं तो क्या बोलूंगा? व्हर्लपूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलता हूं इसको? व्हर्लपूल ऑफ करंट। किसके फ्लो के कारण बन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण बनता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए इसको बोल दिया व्हर्लपूल। तो उसी को बोलते हैं एडी। वो वर्ड वहीं से डराइव हुआ है, एडी ऑफ करंट। ठीक है, एडी। लूप्स ऑफ करंट बने, सर्कुलर लूप्स ऑफ करंट बने, लेकिन इस बार कोयल में नहीं बने, पूरे के पूरे किस में बने?
मेटल कंडक्टर्स में। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, ट्रांसफॉर्मर में ये लॉस कैसे हुआ सर? देखो ये हमको रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मर में नहीं था, ये अपने आप आया। क्यों सर? देखो तुमने जब करंट को चेंज किया तो क्या चेंज हुई? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है सर, ये पूरी एक कंडक्टिंग प्लेट की तरह है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का चेंज हुआ। तो इस पूरे के अंदर क्या इंड्यूस हो गए? कौन से करंट? एडी करंट। एडी करंट। वो एडी करंट्स क्या हमें रिक्वायर्ड था क्या? नहीं था। हमारे वाले काम से, हमारे करंट से मतलब था। ये एडी करंट तो ऐसा बना जो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो ये हमारा काम विपरीत कर रहा है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है? एक लॉस है। देखो एनर्जी, अब इस करंट के कारण एनर्जी भी लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस इन अ मेटेलिक प्लेट व्हेन केप्ट इन द टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड causes एडी करंट लॉस। एडी करंट होगा, ठीक है। इट कैन बी मिनिमाइज। अब इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं सर? इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? करंट किस में बन रहा है सर? लूप्स में बनता है ना, तुम्हें पता है। अगर यहाँ लूप ही छोटे कर दूं मैं या काट दूं, सपोज कर लो ये पूरी प्लेट में बन रहा था, मैंने इस प्लेट को ही कैसे कर दिया? टुकड़ों में बांट दिया। ऐसे दिख रहा है क्या? तो अब इसको फ्लो करने के लिए उतनी जगह नहीं मिलेगी जितनी पहले मिला करती थी। तो अब एडी करंट का जो लॉस होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। इसको बोलते हैं लैमिनेटेड को यूज करना। क्या यूज करना? लैमिनेटेड। ये देखो लैमिनेटेड आयरन कोर दिख रहा है? यस सर। तो मैंने वो लूप्स की ऐसी कर दी कि करंट भी ढंग से फ्लो नहीं हो पाएगा यहाँ पर। हालांकि एडी करंट्स को लॉस मानते हैं, लेकिन ये हर बार लॉस नहीं होता। देखो हमने नई नई चीजें सीखी तो उसका हमारे को फायदा भी हुआ। एडी करंट्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। कैसे सर? जो तुमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन देखी होंगी, है ना, उसमें क्या होता है? उसमें ब्रेक क्या होती है? क्या मैं पैर से ऐसे लगा देता हूँ क्या ब्रेक? एकदम लगती है सर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होती है। जो देखा है ना, एकदम लगती है सर। कभी भी ऐसा देखा है कि हाथ से ब्रेक लगा रहे हो या पैर से लगा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की? नहीं ना। उसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो कौन सा होता है बच्चों? एडी करंट का। होता क्या है, जब वो ट्रेन चल रही है तो उसका जो टायर है ना वो लगभग थोड़ी सी हवा में चल रहा होता है। कैसे चल रहा होता है बच्चे? हवा में थोड़ा सा चल रहा होता है। मतलब पूरा कॉन्टेक्ट नहीं होता उसका, थोड़ा, मतलब ऐसे नहीं उड़ रहा है। समझो मेरी बात, अभी धीरे धीरे समझोगे। लेकिन जब मैंने उसको क्या करना होगा सर? ब्रेक लगानी होगी, तो मैं क्या करूंगा? उन टायर्स को नीचे करके या ऐसा कुछ सेटअप करूंगा कि वो टायर किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएं? मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते ही वो टायर तो मूव कर रहे हैं, और टायर मूव कर रहे हैं तो उनके अक्रॉस से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। और वो कंडक्टर है किस्म से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इनके मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा उसके कारण इंड्यूस ईएमएफ होगा, एडी करंट्स बनेंगे। वो एडी करंट्स फिर से क्या बनाएंगे सर? कैसी डायरेक्शन होगी उनकी? अपोजिट। तो जो पहले जो जिस हिसाब से वो मोशन चल रहा था, क्लॉकवाइज मोशन था मान लो टायर्स का, अब वो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो अपोजिट मोशन में होगी। तो वो जो अगर टायर की स्पीड बढ़ रही होगी उसको अब बढ़ने नहीं देगी, स्पीड को क्या कर देगी? स्लो कर देगी। तो जैसे ही नॉर्मल केस में क्या होगा? ये टायर थोड़ा सा ऊपर फ्लो करेगा, घूमता रहेगा। जब जैसे ही मैंने इसको ब्रेक लगानी होगी, मैं इसको किसके अक्रॉस ले आऊंगा? मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ले आऊंगा। इसके अंदर क्या जनरेट होंगे? एडी करंट्स, जो कि अपोज करेंगे, जिसके कारण क्या लग जाएगी? मेरी ब्रेक। ऐसे ही सेम टू सेम काम यूज होता है इंडक्शन फर्नेस में। कहां पर? इंडक्शन फर्नेस में। पहला कहां मैंने बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। दूसरा कहां बताया मैंने बच्चे? इंडक्शन फर्नेस। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन अभी ये दो तुम याद रखो। तो ये दो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। इंडक्शन फर्नेस में भी क्या होता है? एडी करंट्स है, करंट है। तो अगर ये फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से तो रेजिस्टेंस भी होगा। तो वो क्या जनरेट करता है? करंट अगर फ्लो करता है तो पहले से लगे होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पहले से लगे होते हैं। ऐसे थोड़ी होगा वो ड्राइव नीचे गार्ड होगा, वो कहेगा भाई रोकनी है, तू उधर से जा, नॉर्थ पोल आगे कर, इधर से साउथ पोल आगे कर, रोक देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। और वो छोटे मोटे मैग्नेट थोड़ी होंगे, है ना।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग पढ़ना यूट्यूब पर जाके, तुम्हें समझ में आएगा। इंडक्शन फर्नेस क्या है? इंडक्शन फर्नेस क्या है? मेरे को गर्म करने की चीज को हीट की फॉर्म में ऐसे समझो। तो क्या होगा सर? एडी करंट है, करंट है तो वहां पर हीट जनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती? रेजिस्टेंस से हीट जनरेट होगी ना, तो वैसा फिनोमिना उसमें यूज होता है। हालांकि इसकी डीप में हमने नहीं जाना, पर तुम्हें पता होना चाहिए एडी करंट्स क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्या हमारे लिए हमेशा ही लॉस का काम करेंगे? क्या नहीं, हमारे लिए एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। उसके 2 एग्जांपल मैंने तुम्हें बताए हैं। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, दूसरा क्या है? इंडक्शन फर्नेस। और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका क्या है? लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है, क्लियर है? तो ये था बच्चे आज का हमारा सेशन। इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन तुम्हें देख रखे हैं, ये तुम्हें घर से करके आने। ये पूरे सर्किट के ऊपर है। एलआर सर्किट भी तुम्हारा इससे कवर हो जाएगा, एलसीआर भी कवर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आया बहुत पुराना हुआ है 2004 में, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। क्योंकि इसमें तुम देखो इंडक्टर और कैपेसिटेंस सीधे सीधे लगते हुए तुम्हें दिख नहीं रहे, कैपेसिटेंस, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, है ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसको थोड़ा सा ट्राई करना। एक ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन अभी भी रह जाएगा जिसमें हम आरसी सर्किट का यूज करते हैं। किसका यूज कर रहे हैं? उसमें ट्रांसफॉर्मर का है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सर्किट क्या है? आरसी सर्किट। तो लेकिन जब हम आरसी सर्किट करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बचता ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बच्चे? यस सर। अभी किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ ले। तो रिवाइज करने के लिए तो हमें अभी तुम्हारा टाइम हो चुका है, मैं फटाफट बोल देता हूँ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर हर केस में जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या है? V2 by V1 is equal to N2 upon N1। लेकिन आइडियल के केस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा? I1 by I2 is equal to N2 by N1। क्लियर है क्या सबको? Yes, इसी के बेसिस पे हैं क्वेश्चन, इतने डिफिकल्ट इसके ऊपर नहीं आते। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट। हाँ निशु बोलो। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा, उसका हिंट बताना थोड़ा सा। बच्चे फोन मेरा ना ऑफ हो गया है एक्चुअली। सर कोई ना, कल बता देना, कल बता देना। क्या है? हाँ कैसे बोलो? सर जो एडी करंट आपने बताया सर, वो केवल एक कॉइल को हम हिला मूवमेंट कराते हैं उसके कारण इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मेटल के अंदर? पूरे मेटल के अंदर, पूरे सरफेस के अंदर इंड्यूस होता है। मेटल के अंदर हो जाता तो मतलब पूरे कोयल में इंड्यूस नहीं है। कोयल का यहाँ पे लेना देना नहीं है। एक मेटल जो बहुत सारे कोयल से मिलकर बनी है, हम ऐसे मानते हैं उसके अंदर। लेकिन ये इंड्यूस क्यों हो रहे हैं? चेंज, रीजन वही है। रीजन क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस होगा। लेकिन जनरली हम एक कोयल में बात करते थे, लेकिन एडी करंट जब बात करते हैं तो हम पूरे के पूरे मेटल में बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे कंडक्टर के सरफेस में बात कर रहे हैं। सरफेस करंट है। क्लियर है? यस सर। इट मींस अगर हम कॉपर वायर के आसपास मैग्नेट से मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें करंट लग सकता है अगर हम कॉपर वायर पे हाथ रखें। अब ये तुम्हें सोच के आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था बच्चे, किसी को याद हो तो। मैंने हैरी को दिया था शायद ये क्वेश्चन, ऐसा। यस सर। हैरी को दिया था B3 बैच में, है ना? हैरी को दिया था, याद आ गया मुझे। क्या होता है बच्चे, तुमको अब ये पता करके आना है कि वायर के बीच में आपस में, वही क्वेश्चन हो गया एक किस्म से, कि अगर तुम एक वायर ले रहे हो, करंट कैरिंग वायर, उसके अराउंड तुम क्या चेंज कर रहे हो? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कर रहे हो, तो बिल्कुल उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा ही होगा, 100%। क्लियर है? उसी के बेसिस पे तो हमने अपनी डिवाइसेस बनाई है बच्चे। अगर वो ना होता रियल लाइफ तो हमारी डिवाइस कैसे बनती? समझ रहे हो ना? यस। हाँ, तो याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है ये सब। जनरेटर उसी से तो पढ़ा था हमने, पढ़ा नहीं था जनरेटर? उसमें यही तो किया था, कोयल को घुमाया था। वो कोयल क्या है एक्चुअल में? कॉपर वायर का ही लूप ही तो है एक किस्म से। तो वो जब रोटेट करा था उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ हुआ था। वो मतलब हमें करंट तो लगेगा। करंट कैसे? इंड्यूस ईएमएफ होगा। ऐसे थोड़ी कॉपर वायर है, खाली थोड़ी कॉपर वायर में क्या फ्लो होना चाहिए उस टाइम? अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हो कि वायर ली है एक तुमने, उसके अक्रॉस तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो,
तो उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, ऐसा बोल रहे हो क्या? बिल्कुल होगा, लेकिन वो सर्किट, अगर करंट को तुमने पता करना है तो वो सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, पूरा सर्किट बनना चाहिए। ऐसे नहीं एक छोटी सी वायर बनी हो, कोई कहीं से जुड़ी ना हुई हो और ऐसे है मैग्नेट हिलाते रहो, कभी नहीं बनेगा। पढ़ा है ना, पहली लाइन ये पढ़ी थी, ईएमएफ इंड्यूस होगा लेकिन करंट तभी बनेगा तब जैसा सर्किट कैसा होगा? क्लोज। चलो इशू ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चे। अब 7:15 हो चुकी है बच्चे, रोक के रखो इस क्वेश्चन को अपने पास। क्या है? ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ड्राइवर ऑफ स्टेशनरी बस इज व्यूइंग अ पैसेंजर ऑफ रनिंग स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा बच्चे, एनसीईआरटी देख लेना, ऑप्टिक्स की वाली पढ़ोगे ना, इसमें पहला या दूसरा क्वेश्चन देखोगे सेम टू सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगा दो 1/f = 1/v, लेकिन इसमें डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस की मदद से तुमको क्या, अच्छा स्पीड दे रखी है ना, सॉरी स्पीड की वजह से तुम्हें क्या निकालना है सर? डिस्टेंस निकाल लेना। सर वो तो निकाल लिया ना, बट आगे समझ नहीं आ रहा, आगे कैसे करूं? स्पीड ऑफ द पैसेंजर बताना है तुम्हें जब उसका डिस्टेंस कितना है सर? 39 मीटर। फिर कितना है? 29 मीटर। सर वो तो निकाल लिया मैंने, बट ना आगे जो आगे समझ नहीं आ रहा, आगे क्या करना? आगे तो कुछ है ही नहीं इसमें, यही पूछा है स्पीड निकालनी। क्वेश्चन पूरा नहीं भेजा गया? सर पूरा ही है, आगे तो कुछ है ही नहीं, यही तो निकालनी थी स्पीड। कोई बात नहीं, मुझे भेजना। हाँ चलो ठीक है, मुझे भेजना, इसका सॉल्यूशन भेजना, ठीक है? हाँ वंश बोलो। भेज दूंगा। तुमने जितना किया उसको बताना, फिर मुझे पता लगेगा ना तुमने कहाँ पूछ रहे हो चीज। हाँ बोलो वंश। सर जो ट्रेन में ना चेन होती है, खींचे मतलब खींचेंगे ना मुझे